बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस की बातें कर रहे थे कि लाइट जो है वो चली गई थी, इसलिए मैंने लेक्चर वहीं स्टॉप कर दिया। तो मैं वहीं से रेजिस्टेंस ही से जहाँ से मैंने इस लेक्चर को स्टॉप किया था वहीं से इसको शुरू कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी बात करूँगा और फिर इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी आप लोग कंडक्टर या जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे होते हो उसकी लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। फिर ये भी देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया की। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ये दो डिपेंडेंस जब उन्होंने देखी तो क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीच में, तो इनको अगर मिलाया जाए, हम लेंथ बाय एरिया की बात करते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी रिमूव किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, R इज इक्वल टू रो लेंथ पर यूनिट एरिया। तो यहाँ एक नया आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। और ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कि आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, या इसी को बाज़ बुक्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होती है। इसीलिए इसका नाम ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक मटेरियल के लिए अपनी अपनी होती है वैल्यूज की। डिफरेंट मटेरियल के लिए ये डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के जो यूनिट हैं वो हमने पहले ही बात की, ओम होते हैं। और ओम जो है, ये ओम जो होती है ये वो रेजिस्टेंस होती है कि जिसमें करंट जो होता है वो 1 एम्पियर का डेवलप हो या डेवलप करे, जिस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट का हम लोग उस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं। यानी ये V/I से आया है कि 1 ओम, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, 1 ohm is that resistance, 1 ohm वो रेजिस्टेंस है जिसके दौरान, इन विच, यही लिख देता हूँ, करंट ऑफ 1 एम्पियर develops when potential difference of 1 volt is applied across it। आप लोग 1 ओम को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 ओम वो रेजिस्टेंस है जिसके दौरान जो करंट होता है
वो 1 एम्पियर का डेवलप हो जाए उस कंडक्टर के क्रॉस, जिस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त हम लोग कहते हैं कि उस मटेरियल की या कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम कहलाती होती है। और यहाँ आप देख सकते हो ये डेफिनेशन कहाँ से आई, जिस टाइम हम लोग इफ A is equal to 1 यूनिट, अगर इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं A को 1 यूनिट कर दूं यानी 1 एम्पियर कर दूं दूसरे लफ्जों में, और यहाँ आपके पास लेंथ है, तो लेंथ को चलो मैं लेंथ 1 यूनिट हो जाए, और ये एरिया है आपके पास, ये 1 यूनिट हो जाए, तो फिर आपकी आर किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो ये उस मेटल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो है ये आपके पास पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ये एक पार्ट है आपके पास। तो यहां से अगर मैं लेंथ 1 करूं, एरिया को 1 यूनिट कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आएगी, वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं इस तरीके से इन चीजों को कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए, कोई भी आपके पास एक अगर ब्लॉक है एक कंडक्टर का कि जिसके अक्रॉस 2 ऑपोजिट फेसेस हों, जिनका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो यूनिटी हो, और डिस्टेंस जो उनके दरमियान में हो वो भी क्या हो, वो 1 यूनिट हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफाइन किया गया रेजिस्टिविटी को, तो ये एक क्यूब लिया गया, एक यूनिट क्यूब लिया गया, एक यूनिट क्यूब लिया गया। जिस तरीके से मैंने ओहम को, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में ओहम को हमने डिफाइन किया था कि जो 1 ओहम के स्टैंडर्ड उन्होंने लिया कि मरकरी वगैरह को फिल किया, एक लेंथ आ गई उस मटेरियल की, उस ट्यूब की, फिर उसका मैस आ गया, एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया। तो इसी तरीके से रेजिस्टिविटी के लिए भी उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना लिया। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, याद रखना है, ये पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर आपके पास कोई भी एक यूनिट क्यूब है, इस तरीके से एक यूनिट क्यूब है आपके पास, ये एक क्यूब है आपके पास, इसको कह देता हूँ मैं यूनिट क्यूब, ये एक यूनिट क्यूब उन्होंने एज्यूम किया। वहां आर इज इक्वल टू रो के बराबर कब होगी, जब हमने ये कहा कि उसका ये जो फेसेस हैं आपके पास, ये जो सारे फेसेस हैं, ये जो दो कोई भी 2 पेड़, ये यूनिट 1 के बराबर, इसकी बात हमने की है। यानी 2 ऑपोजिट जो फेसेस हैं उनके का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उन ऑपोजिट फेसेस का, अगर एक ये फेस है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा इन फेसेस का, या कोई भी एक कंसिडर करो, ये 1 यूनिट के बराबर हो जाए और उनके दरमियान डिस्टेंस भी कितना हो, वो भी यूनिट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं उस वक्त उस ट्यूब की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगी, यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। मैं लिख लेता हूँ इसको, resistivity is equal to resistance of a block, एक ब्लॉक है आपके पास, ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का ये ब्लॉक है आपके पास, ऑफ ए कंडक्टर across two opposite faces which have area of cross section
which have area of cross section of unity and distance between them are as one unit. तो उस वक्त हम कहते हैं आपकी जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यानी आपने क्यूब ले लिया किसी भी कंडक्टर का, तो उसके जो दो ऑपोजिट फेसेस हैं उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो, वो एक यूनिटी के बराबर हो, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो, वो एक यूनिट हो। तो उस वक्त आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है। तो रेजिस्टिविटी के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के जो यूनिट हैं वो होते हैं रेजिस्टिविटी के रेजिस्टिविटी, इसके जो यूनिट हैं ये ओम मीटर, इसको ओम मीटर कहते हैं। और बाज़ इसी को उलट भी कहा जाता है कई बुक्स में, ये सीमेन जिसको आप लोग कहते हो वहाँ भी आते हैं, लेकिन आप बस इसको ओम मीटर की बात कर लो, इसके यूनिट ओम इनटू मीटर होते हैं आपके पास। ये रेजिस्टिविटी के यूनिट है। इसकी डेफिनेशंस और भी हैं, बाकी भी हैं इसमें, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो इसमें ये है। अब इसमें एक बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा कि ये किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। अभी एग्जांपल देता हूँ, खुद समझ आ जाएगी आपको। यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहलाती है, और जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। यानी वो जो डायमेंशंस हैं आपके पास सैंपल की, उस सैंपल्स पे वो डिपेंड करेगी। लेकिन ये जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, ये भी याद रखना है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास एक कॉपर की वायर है, एक कॉपर की वायर है, ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ जो है मैं कहता हूं पहले 1 मीटर है। अब आपने क्या किया, और इसका एरिया मैं क्या देता हूं, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इसकी लेंथ को चेंज करता हूं। अब इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज की, लेकिन इसका एरिया मैं कहता हूं चलो उतना ही रहता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हुई, इसका एरिया चेंज हुआ, तो इसकी रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हुई, वो वही रही जो इस मटेरियल की अपनी है। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो कॉपर ही है। आपने कॉपर को तोड़ा नहीं, तोड़ के बीच में कोई दूसरा मटेरियल उसके साथ ऐड नहीं किया, अलाय नहीं बनाया, वो तो कॉपर ही है। हाँ, कब चेंज होगी? जब मैं कहूँ कि एक वायर कॉपर की है, उसके अंदर इतनी चेंजिंग हुई, उसके बजाय मैंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की वायर ले ली, उसकी भी लेंथ मैंने 1 मीटर रखी, एरिया मैंने 2 मीटर स्क्वायर रखा, और उसकी भी लेंथ के अंदर इंक्रीज 1 सेंटीमीटर की आई। तो अब बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होगा? तो क्योंकि देखो
दोनों की लेंथें चेंज हुई हैं, दोनों का एरिया तो दोनों का सेम रहा लेकिन लेंथ चेंज हुई, इसका मतलब है दोनों मटेरियल्स की रेजिस्टेंस चेंज होगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कॉपर की कुछ और हुई है और आपका जो एल्यूमिनियम है, अगर मैं नील वायर एल्यूमिनियम बीच में लेके आऊंगा तो फिर मैं रेजिस्टिविटी को चेंज करूंगा, यानी फिर मैं कहूंगा कि रेजिस्टिविटी चेंज है। लेकिन अगर मैं मटेरियल एक ही रखता हूँ, कॉपर ही की बात करता हूँ या एल्यूमिनियम ही यूज करूँ, एल्यूमिनियम ही रखता हूँ, तो देखो कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम की अपनी है। लेकिन अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहे तो याद रखना रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चेंज सिर्फ क्या होगा, चेंज सिर्फ आपके पास जब लेंथ और एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टिविटी तब चेंज होती है जब आप अपने मटेरियल को चेंज करते हो। ये फर्क होता है रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मेटल, ये भी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, उसका एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ। द रेजिस्टेंस between two opposite the resistance between two opposite faces of a unit cube, the resistance between two opposite faces of a unit cube of that metal material या जिसको कंडक्टर कहते हो, ये क्या कहलाती है, ये आपके पास रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब यही जो है आपके पास इस रेजिस्टेंस में या बाज बुक्स में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी लिखा जाता है आपके करंट की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और कुछ बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। बाज बुक्स में ये लिखा जाता है कि ये आपके ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो कुछ बुक्स इसको ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहती हैं। तो अगर उनके लिहाज से देखा जाए तो जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है आपकी, इसकी ओहम्स लॉ की समझ लो या इस आई की करंट की समझ लो, तो वो क्या है उसकी बात करता हूं। तो जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है, यहीं से I इज इक्वल टू V अपॉन R, अभी हमने इसकी बात की, अभी मैंने ओहम्स लॉ प्रूफ नहीं करवाया। ये जो होती है किसी भी मटेरियल की, इसको हम लोग कहते हैं ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाती है। ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म करनी है। इन माइक्रोस्कोपिक, आपके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अगर है तो ये जो करंट है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये करंट डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा। यानी ये जो करंट है फिर ये टोटल करंट की बात नहीं होगी, फिर करंट डेंसिटी में चले जाओगे। यानी आई रिप्लेस किससे हो जाएगा, हमने पढ़ा है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, तो आई इज इक्वल टू J इंटू ए बन जाएगा आपके पास। ये J ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, उसके अंदर करंट डेंसिटी होती है आपके पास, तो I इज इक्वल टू J इंटू ए बन जाएगा। ये I की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म।
पोटेंशियल V पहले चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं, कोई भी कंडक्टर है, पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पैदा होती है। अगर ये एक कंडक्टर है तो इसको यहां से पोटेंशियल, हमने V पोटेंशियल अगर इसको दिया तो इसके अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और D, अगर आपको याद हो हमने कहा था D वो जो चार्ज जो उसके अंदर होता है वो क्या करता है, वो डिस्टेंस जो कवर करता है। या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू V अपॉन D, E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो पोटेंशियल माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है। तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लेके आता है वो। तो इसका मतलब है वो माइक्रोस्कोपिक हो गई। तो वहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि V की जगह हम लोग E इज इक्वल टू V बाय D होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू E इंटू D आ गया। ये इक्वेशन 2 होगी। इसको अब और यहाँ हम इस D को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखो तो मैंने इसको D से रिप्लेस किया है, तो आप इसको इन दी टर्म्स ऑफ लेंथ लिख सकते हो L। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं D को L के साथ, और रेजिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अभी हमने बात की, R होता है रो, लेंथ पर यूनिट एरिया कहलाता है। ये देखिए ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है रेजिस्टेंस की। तो ये देखो 1, 2 और 3 इन तीनों को उठाओ, इस मैक्रोस्कोपिक फॉर्म वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इन तीनों टर्म्स को उठाओ और उधर कहाँ पुट कर दो, अपनी इस जो मैक्रोस्कोपिक है, जो बड़ी है I इज इक्वल टू V बाय R, इसमें पुट कर दो इन फॉर्म्स को। तो जब हम पुट करते हैं तो I की जगह मैं क्या पुट करूं, J इंटू A। V की जगह क्या पुट करूं, E इंटू L डिवाइडेड बाय छोटे I की जगह या R, बड़ा R बच गया, उस R की जगह क्या पुट करते हो, रो लेंथ पर यूनिट एरिया। इससे ये कैंसर, तो J इंटू A E A डिवाइडेड बाय रो हो गया। एरिया से एरिया कैंसर, J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू E हो गया। तो ये रेजिस्टिविटी है। इसी तरीके से आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक चीज होती है रेजिस्टिविटी और एक होती है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो ये रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। ये जो सिग्मा है आपका, ये कहलाता है कंडक्टिविटी। और ये किसके बराबर है, 1 बाय रो के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, तो ये कहलाती है आपकी क्या, इसको कहते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। बाद बुक्स इसको अहम जला की भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहती हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये आपकी उसी करंट की दूसरे लफ्जों में ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो जाएगी। तो J का रिलेशन देखें, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है कि J और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो यहाँ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की डिफरेंट होती है। लेकिन अगर वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी भी तो उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो वही रह रही है। तो वही चेंज नहीं होगी
तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो जो जे और ई की जो रेशियो है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आपके पास। जे डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी आ जाएगा, और कंडक्टिविटी अभी बात की, अगर वो कांस्टेंट रहती है तो जे बाई ई की रेशियो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है, उस मेटल पर डिपेंड करती है, वो एरिया, लेंथ, टेम्परेचर यानी डायमेंशंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, वो उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। तो इसीलिए इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि कोई आपको मसला यहाँ तक नहीं होगा। तो ये हो गई आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब इसी के साथ अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, और वो है आपके पास ओहम्स लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अहम्स लॉ। सबसे पहली बात, ये जो नाम हम अहम्स लॉ कहते हैं, याद रखिएगा ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। आपका ये जो अहम है, ओहम्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपके पास कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये बेसिक लॉ नहीं है आपके पास, ये जस्ट एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर जाता है। ये अगर कुछ चीजें आप कांस्टेंट ना रखो तो ये अप्लाई नहीं होता उस पे, हर मटेरियल पे, इसलिए ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। तो इस लॉ को समझने से पहले आपको एक डेफिनेशन, एक छोटी सी चीज बताता हूं। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, कहते हैं ना मोबाइल है, मोबाइल चार्ज कैरियर इधर से उधर चला गया। जी जी एम्बुलेंस है जी, ये मोबाइल एम्बुलेंस है जी। यानी ये क्या करती है, एक जगह टिक के नहीं बैठती, ये हर जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक होती है चार्ज कैरियर की मोबिलिटी, मूव करना जिसको आप लोग अपनी जबान में कहते हैं। तो ये क्या चीज होती है, किसी भी चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, वो डिपेंड करती है, या वो आसान लफ्जों में तो कह सकते हो डिपेंड करती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, कि अगर हम लोग क्या करें, उस मटेरियल के क्रॉस एक यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। यानी हम लोग क्या करें कि कोई भी एक मटेरियल एज्यूम कर ले, उस मटेरियल के क्रॉस एक यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो उस मटेरियल के अंदर से क्या करेंगे, जो चार्ज कैरियर हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर मीडियम में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करके। तो वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जो उनकी होगी, वो क्या होगी, वो वहीं से हम उसकी मोबिलिटी को कहेंगे कि आया इस मटेरियल की मोबिलिटी ज़्यादा है या इस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कम है, ये उसको कहेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब क्या, अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आप खुद समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन अ पर्टिकुलर मीडियम, मोबिलिटी क्या चीज़ है, इसके बाद ही मैं अहम ज़िला की तरफ आता हूँ, क्योंकि कोशिश करूँगा उसको डिराइव भी कर दूं कि हम उसको कैसे डिराइव करेंगे। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर in a particular medium
in a particular medium is, क्या चीज है? drift velocity. Drift velocity develops when electric field applied in unity, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. और हम ये भी कह सकते हैं, और म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्यू टॉप और डिवाइडेड बाय एम यानी मैस आर. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. बाकी सारी चीजें काट दो, क्योंकि ई से ई के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड से ई कैंसिल हो जाएगी. तो आपके पास बाकी क्या बचा? क्यू टॉप डिवाइडेड बाय मैस. आप अगर देखो तो ये जो म्यू है ये मोबिलिटी कहलाता है. तो आप देखो मोबिलिटी जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के. जिस भी पार्टिकल का मैस ग्रेटर होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी. ये आपको मोबिलिटी बताती है. क्योंकि मैस इलेक्ट्रॉन का कम होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसलिए जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी और प्रोटॉन की मोबिलिटी उससे कम होगी. तो ये मोबिलिटी है कि मोबिलिटी क्या चीज होती है? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन यूनिटी. और मोबिलिटी क्या है? वीडी बाई ई यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ई कर दो, या फिर क्यू टॉर रिलैक्सेशन टाइम अगर आपको याद हो डिवाइड बाय मैस होता है. ये चीज़ याद रखना. तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि मोबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है. तो ये आपके पास आ गया. तो इसके बाद अब मैं आऊँगा आपके अहम ज़ला पे कि अहम ज़ला क्या है. आल्दो कि आपका ये जो अहम ज़ला है ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, इसमें लिमिटेशंस हैं. हर मटेरियल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, सेम रिजल्ट नहीं देता हर मटेरियल पे ये. तो लेकिन फिर भी कुछ जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए ये अहम ज़लाई है. इसलिए मैं इस अहम्स की बात अभी करने लगा हूँ कि आपके पास ये अहम्स क्या चीज़ है या अहम ज़ला क्या है. असल में ये अहम ज़ला जो है ये एक साइंटिस्ट था अहम, ये उसने दिया था. और उसने क्या किया कि पहले हमें ये नहीं पता था कि कोई भी एक कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो लाज़मी बात है हम पोटेंशियल दे रहे हैं, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. तो आया वो अमाउंट कितनी है, वो जो करंट फ्लो किया है उसकी अमाउंट कितनी थी, इसका रिलेशन हमें दिया अहम से. तो क्योंकि दो एंड्स थे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे. मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर को जब शुरू किया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ हम लोग बात पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तभी काम चलेगा. क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जो चार्ज साहब हैं वो मूव कर पाएंगे. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आपके चार्ज कैरियर साहबान जो हैं वो मूव नहीं करेंगे. तो इसलिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो अब अहम ज़ला क्या है, किस तरीके से है, उसकी बात कर रहा हूँ. तो मैंने पहले बताया ये कंडक्टर के क्रॉस एक रिलेशनशिप देखा गया, उसके क्रॉस एक पोटेंशियल दिया, उस पोटेंशियल के क्रॉस जो करंट
उसमें फ्लो हुआ, उसमें ये आपका लॉ बना। तो अब ये लॉ क्या है, किस तरीके से है, अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं और फिर इसका प्रूफ भी करवाता हूं आपको। ग्राफ भी देखते हैं। अच्छा बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज, और मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट रखते होते हैं, कुछ फिजिकल कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और वो कंडीशन क्या है, हम टेम्परेचर को, प्रेशर को, इनको कांस्टेंट रख के ये बातें सारी करते होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, स्टेटमेंट है इसकी, potential difference applied across a conductor is directly proportional to current flowing in it और कंडीशन क्या लगाई, प्रोवाइडेड all other physical conditions, यानी कौन सी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको हम लोग क्या करते हैं, रिमेन सेम। अगर इनको हम सेम रखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, वो करंट असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना आपने उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। और प्रोवाइडेड कि तमाम फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको आप सेम रखो तो ये चीज़ आपके पास आएगी। यानी यहीं से हम ये कहते हैं कि आपके पास V I जो होती है, आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हो। और बाज बुक्स में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी है, तो वो लिखते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ मसला ये होता है कि वहाँ फिर वो जो बजाय रेजिस्टेंस लगाने के, वो फिर वहाँ रेजिस्टिविटी को यूज़ करते हैं, 1/R, वो फिर वहाँ वो यूज़ करते हैं, ये है। तो V इज इक्वल टू IR कह देता हूँ, कांस्टेंट, यहाँ R जो है वो कांस्टेंट है आपका, यहीं से मैंने V/I इज इक्वल टू R की थी, और इसी को बाद बुक्स dV/dI कहती हैं इसको। अब ग्राफ देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये I और V के दरमियान एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ये I और V के दरमियान एक ग्राफ है, ये उसकी बातें करने जा रहा है, या उसको डिस्कस करूं मैं। अगर मैं ये कहूं कि ये आपके पास I है, इधर पोटेंशियल V है, तो देखो जितना पोटेंशियल दे रहा हूं उतना करंट बढ़ रहा है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे वैल्यू देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर और एक इधर, ये तो आपके पास ये लाइन हो गई, तो ये आपके पास V और ये आपके पास I आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दो पॉइंट हो यहाँ, तो आप देखो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है, तो इधर से देखो ये इधर आ गया। तो अब ये चीज क्या है, ये आपकी DV कहलाती है, और ये क्या है, ये आपका DI कहलाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस होती है, ये आपका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ये क्या है, ये आपकी स्लोप कहलाती है। तो ये जो स्लोप है आपकी, स्लोप जिसको आप dV/dI कहते हो, ये जो स्लोप है आपकी dV और dI, तो ये स्लोप इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है आपकी रेजिस्टेंस जो होगी वो हायर होगी। जितनी ज्यादा स्लोप होगी आपके पास, उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होगी। इसके मुकाबले में अगर एक ये है और एक ये कर्व है, एक ये पॉइंट है, यहाँ अगर ले ले दो पॉइंट, तो अगर आप इनको देखो और इसको देखो, ये भी DV और ये DI, तो यहाँ देखो ये जो विड्थ है और ये विड्थ देखो, तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, इसका मतलब है इसकी कम रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसी तरीके से अगर IV का ग्राफ हो जाए तो बिल्कुल उलट हो जाएगा, I इधर V इधर। तो अब यहाँ अगर ये पॉइंट है, तो अगर इसके अंदर दो पॉइंट हों, एक ये और एक ये पॉइंट, इनको अगर मैं इससे मिला दूं, तो ये क्या कहलाएगा, अब ये DI कहलाएगा और ये DV कहलाएगा, तो DI/DV आएगा आपके पास। अब ये स्लोप आपकी क्या कहलाएगी, अब आप यहाँ से उसके उलट बात करोगे, यहाँ आप लोग उसके उलट बात करोगे कि वहां रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही थी ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगी इधर। आप उसके बिल्कुल उलट बात करोगे, क्योंकि ये DI/DV का ग्राफ है, ना कि ये DV/DI का है। तो ये आपको रेजिस्टेंस को डायरेक्टली लेके जाता है, ये उसके उलट बात करता होता है। तो ये ग्राफ आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। तो स्लोप जितनी ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब है आपकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होगी, हायर होगी। लेकिन ये आपके पास इसमें होगी, इसकी बात अभी नहीं कर रहा होता है। इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई चीज़ जो होगी वो तकरीबन सब चीज़ें कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो अभी मैंने इसका प्रूफ नहीं किया, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस अहम ज़ला का प्रूफ समझा देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप प्रूफ करोगे। तो यहाँ तक ही इस लेक्चर को रखते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रूफ आपका नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा।